गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ज्योग्राफी के लेक्चर में एक और लेक्चर लेकर हम आपके पास हाजिर हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आप अभी तक ज्योग्राफी का लेक्चर देखे होंगे आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कि ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन, फैक्ट सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी आपके लिए हैंडी होगा। चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अभी तक के लेक्चर में, अभी जो लोग नहीं देखे होंगे पिछले लेक्चर को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तक के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारा अर्थ कैसे बना है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम अपने स्टडीज़ को आगे पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। अर्थ का हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं और हम लोग ये देखेंगे कि हाँ कि अर्थ के बारे में हमें क्या क्या चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा अर्थ है वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से, बिग बैंग के सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी का बनना हुआ और उसके बाद वो धीरे धीरे कर वो अपने अस्तित्व को बनाया और आज हम जिस रूप में पृथ्वी को देख रहे हैं वो उसके बाद बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज ये देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का मोशन किस तरीके का है, अर्थ किस तरीके से घूमता है। ये हम लोग सभी लोगों को पता है, बेसिक फैक्ट सभी के पास उपलब्ध है कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने ध्रुव पे, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो दो तरह का मोशन हम लोग पढ़ेंगे और दोनों के परिणाम और दोनों के कंसिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक तरीके से अर्थ का मॉडल है जो हम अध्ययन के लिए, हम स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये उसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी का हम लोग डिटेल को उस ग्लोब के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्लोब सभी ने देखा होगा। तो ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है जिसे हम अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले लैटिट्यूड्स को जानने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। जो हमारा जो शुरू का जो 5-6 लेक्चर जो आ रहा है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में काफ़ी मददगार होगा और उस पर ही बेस्ड आगे के लेक्चर होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स को हम हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। ठीक, यहां पर देखिए एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। हम लोग इसको समझेंगे। यहां पर आगे वाला जो स्लाइड है जैसे इस फिगर को आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये एक अर्थ है। हम ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है। ठीक, ये अर्थ को जो इमेजिनरी लाइन 2 इक्वल भाग में बांटता हो और वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, 2 इक्वल भाग में बांटता हो और वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, 2 बराबर हिस्सों में बांटता हो और वो क्षैतिज रेखा हो, तो हम उसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है? किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेस का उस सेंटर ऑफ अर्थ से क्या एंगल है, क्या कोण है, वही लैटिट्यूड कहलाता है। किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से, किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से क्या कोण बनता है, क्या एंगल बनता है, वो लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक है, वैसी रेखा जो सेम लैटिट्यूड को ज्वाइन करती हो उसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। वैसा लाइन
जो सेम लैटिट्यूड्स के पॉइंट को जोड़ता हो उसे हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, अक्षांश इसे ही कहते हैं। यही चीजें ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ ऑल द प्लेसेस हैविंग सेम लैटिट्यूड्स आर ज्वाइंड बाय अ लाइन और अ स्मूथ कर्व, द लाइन दस प्रोड्यूस्ड विल बी पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक, तो यही है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब ये हुआ कि वैसा लाइन, वैसा रेखा जो वैसे बिंदुओं को कनेक्ट करता हो जो सेम लैटिट्यूड्स पर बेस्ड हो, सेम अक्षांश पे, समान अक्षांश पे आधारित हो, तो वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। अब हमारा ये सवाल, जैसे आप ये समझिए कि एक इमेजिनरी लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल भाग में, दो बराबर के हिस्सों में बांट रहा है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को हम हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कितना भी बना सकते हैं, कितना भी हम चाहेंगे हम इमेजिनरी लाइंस को बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, अनंत संख्याओं में लैटिट्यूड्स को अर्थ के मॉडल पर बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें से कुछ लैटिट्यूड, कुछ अक्षांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ इसमें अक्षांश जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप, ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, ये दो भाग में बराबर में बांट दिया है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन है पूरा, ये पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर हमारा बेस है किसी भी लैटिट्यूड्स को नापने के लिए, किसी भी अक्षांश को मेजर करने के लिए जो लैटिट्यूड बेस है वो इक्वेटर कहलाता है। इसीलिए इस इक्वेटर का जो लैटिट्यूड्स का एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। याद रखेंगे इक्वेटर कितने डिग्री लैटिट्यूड्स को बताता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इससे हम जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जो हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे, तो 23.5 डिग्री, नॉर्थ एन जो लिखा हुआ है नॉर्थ को दर्शा रहा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे कर्क रेखा कहते हैं हम लोग। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी के विपरीत अगर हम साउथ में चले जाते हैं और साउथ में हम लोग देखते हैं कि 23.5 डिग्री पे कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा अक्षांश है, तो उसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए एन ये बता रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये बता रहा है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये एस बता रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये एस बता रहा है कि हम सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब कि 0 डिग्री रिफ्लेक्ट करता है, 0 डिग्री इक्वेटर को बताता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बतलाता है। इससे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल को बताता है, और ऊपर में जो है 90 डिग्री नॉर्थ वो नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है, और ये 90 डिग्री साउथ पोल को दर्शा रहा है। हम लोग देखेंगे कि पोल क्या है, हम आगे थोड़ा सा देखते हैं क्लास जैसे आगे बढ़ेगा। इसमें और चीज हम लोग देखेंगे कि देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में क्यों काउंट किए हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश में हम लोगों ने इसे क्यों रखा है, क्योंकि ये वही जोन है, ये वही क्षेत्र है जहां तक सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंच पाती हैं। ये वही क्षेत्र है जहां पर सन रेज डायरेक्टली वर्टिकल गिर पाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग इतना ही जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये वो जोन है, जैसे टेम्परेट जोन है, वो ऐसा जोन है जहां पर सूर्य की किरणें तिरछा होकर जाती है, स्लैंटिंग वे में जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता होगा, यहाँ पर तापमान जो है वो कम रहता होगा। और जो ऊपर पोलर जोन है, ऊपर में भी पोलर जोन है, तो ये जगह वैसा है जहाँ पर सूर्य की किरणें काफ़ी कम पहुँच पाती है और वहाँ पर बहुत ही ठंडा रहता है। ठीक, इसीलिए है कि आप ये नहीं समझेंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक सीमा है, जहाँ तक ये एक लिमिट है, जहाँ तक सूर्य की किरणें क्षैतिज रूप से जहाँ पर गिरती हैं, ये उनका सीमा है कि इससे बाहर कहीं पर भी सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करता है वर्टिकली। देखिए यहां पर हम लोग ये देखेंगे, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपने ध्रुव पे, अपने एक्सिस पे, अब एक्सिस क्या है पहले हम ये समझते हैं कि अर्थ इज सपोज टू बी रोटेटिंग around an imaginary line through its center. This imaginary line is called the axis. हम पिछले लेक्चर में ये देखे थे कि जो हमारा अर्थ है, देखिए ये क्या है, जो हमारा अर्थ है वो जो है रोटेट कर रहा है, घूम रहा है अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है जहां से जो सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है, उसी के अराउंड वो अपने ध्रुव पे वो चक्कर लगाता है। इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं। ये जो एक्सिस है हमने पिछले लेक्चर में देखा, वो एक्सिस जो है वो 23 डिग्री टिल्टेड है। जैसे इसको सीधा होना चाहिए था, तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि जो अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि इसी झुके होने के परिणाम स्वरूप सीजन होता है, तरह तरह का हमारी पृथ्वी पे मौसम देखने को मिलता है। तो एक्सिस क्या है ये समझ में आ गया कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जिसके अराउंड, जिसके जो ध्रुव है, जो एक्सिस है, देखेंगे आपके एक्सिस है क्या, एक जो अर्थ है, अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से होता हुआ पार करता है, उसी के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रहा है। इसी काल्पनिक रेखा को हम एक्सिस बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी अपने केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूम रही है। इसी को हम, इस काल्पनिक रेखा को पृथ्वी की धुरी कहा जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि एक्सिस क्या है, धुरी क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे, नॉर्दर्न एंड ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न एंड इज नोन एज द साउथ पोल। इस अक्ष के उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रुव तथा इसके दक्षिणी छोर को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें इस फिगर में, जैसे हम लोगों ने इस फिगर में देखा, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें क्या है कि यह जो हमारा अर्थ है वो अपने एक सेंटर के अराउंड एक रेखा है, उसी के जो ध्रुव कहा जाता है, उसी के अराउंड वो घूम रहा है। ठीक, जब ये घूम रहा है तो जो उसका नॉर्दर्न बाउंड्री है इस एक्सिस का, उसे हम नॉर्दर्न पोल कहते हैं, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ का हिस्सा है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। आप यानी तो इसे हिंदी में इस अक्ष के उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रुव तथा इसके दक्षिणी छोर को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स रन द सेंट्रल मोस्ट पैरेलल नोन एज द इक्वेटर।
इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा अर्थ है, यही बात बोला जा रहा है कि जैसे आप ये नए डायग्राम में देखिए, जैसे ये जो हमारा अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है। तिरछा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है। इसी लाइन को आधार बनाता हुआ हमारा जो अर्थ है वो चक्कर लगा रहा है। इसे ही हम एक्सिस बोलते हैं, इसे ही हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, सदर्न पॉइंट है वो साउथ पोल है। ठीक है, अब आगे ये कहा जा रहा है कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्षैतिज रेखा जो दोनों पोल से बराबर दूरी पर है, वो इस अर्थ को दो इक्वल भाग में बांटता है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसे हम हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है वो लैटिट्यूड्स के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकरण इसका किया गया है। आगे हम ये देखेंगे कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो लॉन्गिट्यूड के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। इसे आप लोग नोट डाउन भी रखेंगे और याद भी रखेंगे। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर कितना डिग्री लैटिट्यूड है? लैटिट्यूड को क्या हमने बताया था कि लैटिट्यूड जो है वो सेंटर से कोई भी पॉइंट अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट अपने सेंटर से कितना कोण बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, हम उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री को बताता है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। और इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, ये हमने देखा था। जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड जो है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दोनों का एंगल सेम है, ये आप नोट करेंगे कि दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, अब एक अच्छी चीज आपको सीखना है। यहां पे हम लोग ये देखेंगे, जैसे देखिए जो इक्वेटर है, जो हमारा लैटिट्यूड्स है, ये मान लीजिए आप, ये हमारा अर्थ है। जो अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांट रहा होगा उसे हम इक्वेटर कह रहे होंगे या भूमध्य रेखा कह रहे होंगे। ये इक्वेटर का लैटिट्यूड, अक्षांश का कोण कितना है? 0 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री लैटिट्यूड अगर कहीं पर लिखा है तो हम समझेंगे कि ये इक्वेटर की बात हो रही है, भूमध्य रेखा की बात हो रही है। ठीक, अब इससे ऊपर हम जाएंगे तो अगर किसी भी चीज का लैटिट्यूड अगर दर्शाएंगे हम तो उसके आगे हम n लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर इधर किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेस का अगर हम लैटिट्यूड लिखेंगे तो हम s से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, ये हमको पता चल गया कि जो एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, अपने ध्रुव पे चक्कर लगा रहा है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्थ पोल है और जो सदर्न पार्ट है वो साउथ पोल है। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ
इसका कितना है 90 डिग्री साउथ। फिर यहां पे देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितना भी प्लेस होगा हम कहेंगे कि वो सारा प्लेस, चाहे वो कंट्री हो, आइलैंड हो, कोई भी जगह हो, अगर इस लाइन पे अगर आ रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये देखो ये इक्वेटर पर है, क्योंकि यहां पे जो कोई भी पड़ेगा या कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उनका लैटिट्यूड सेम होने वाला है और सेम यहां पर क्या होगा 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ गए तो इस प्लेस पे जो कुछ भी पड़ेगा तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने वाला देश है। अगर इसके नीचे में अगर कोई जो भी प्लेसेस पड़ेगा तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने वाले देश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, अर्थ हमारा गोल है, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है एक सर्कल है, वो उस पॉइंट पे जहां पर भी हम देखेंगे सारे का लैटिट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स है वो सर्कल है। आप ऐसे समझेंगे कि जैसे मानिए कि आप एक गोल सा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आप ले लिए, जब उसे कट करेंगे तो जहां तक पूरा वो एंगल कट हुआ है वो सारा लैटिट्यूड है। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो इक्वेटर होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो जो सर्कल है उसका साइज कम होता जाएगा। मतलब कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे उसका साइज छोटा होता जाएगा और पोल पर जाकर वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट का फॉर्म में आ जाएगा। आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इक्वेटर के पास बल्जिंग क्यों है, मतलब कि यहां पर बाहर की तरफ निकला हुआ क्यों है, और पोल के पास फ्लैट क्यों है, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझेंगे कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, मतलब इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा सर्कल को दर्शाता है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि जो सर्कल का जो साइज है वो छोटा हो जा रहा है। इसमें खास बात और ये है कि पैरेलल्स हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दो लैटिट्यूड्स का जो सर्कल होगा उसका दूरी हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन, उसका जो मतलब कि वो स्ट्रेट है और इसीलिए इसका दूरी जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पूरा वो सर्कल पूरा अर्थ का चक्कर लगाएगा तो आप ऐसा देखेंगे कि उसका दूरी जो है नीचे वाले लैटिट्यूड से हमेशा बराबर रहेगा, इसीलिए हम लोग इसे पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो रेखा के बीच में हमेशा समान दूरी बने रहे तो हम लोग उसे पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्ट्स आपको याद रखना है। एक तो है कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल है और पोल जो है वो सबसे छोटा सर्कल है। मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। आप एग्जाम्पल ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप ये मानिए कोई भी फ्रूट्स है, अगर मान लीजिए हम ऑरेंज है, अगर लेमन है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर बीचों बीच हम उसे काटेंगे तो बीच वाला जो होगा वो सबसे बड़ा गोल होगा और जो टॉप वाला काटेंगे वो सबसे छोटा गोल होगा। आप इसी तरीके से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को समझने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसे भी समझिए कि जैसे अगर हम लेमन को लिए तो जो लेमन का जो टॉप पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो साउथ पोल है, और जो एक वैसी रेखा या वैसा सर्कल जो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो तो हम उसे इक्वेटर कहेंगे। ऊपर वाला पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। देखिए यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, the length of the parallel goes on decreasing as we move from the equator towards the pole till it is reduced to 0 at the two poles. अब यहां पे हम लोग देखेंगे
कि जो अभी हम जो बात आपको बता रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया कि ये जो दोनों लैटिट्यूड्स है वो इस बात को दर्शाता है कि सूर्य की किरणें इसी क्षेत्र के अंदर, इससे बाहर कहीं पर भी नहीं, इसी क्षेत्र के अंदर सन रेज जो है वो वर्टिकल फॉल करता है। इससे बाहर जो भी क्षेत्र है वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा पूरे साल में कि सन का जो रेज है, सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्ट वर्टिकल गिर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये जो लिमिट है, जो समझिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लिमिट है, जो सीमा है एक, जो उत्तरी गोलार्ध में, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में जो सीमा है उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर पृथ्वी पर वैसा देश जो इस एरिया के बीच में आता होगा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये ऐसा एरिया है जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती होगी, बहुत ज़्यादा हीट देता होगा। ठीक है, आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हीट सरप्लस रीजन है। मतलब ये है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा है, और इसे हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, वह इस बात का जवाब देगा कि यहाँ पर जितने भी देश हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप समझिए कि टेम्परेचर के कारण बारिश भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी। अब उसके बाद ये है कि यहाँ पर रहने वाले वनस्पति, यहाँ पर उगने वाले वनस्पति, रहने वाले जीव जंतु सब डिफरेंट होंगे इन दोनों क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है अपनी सबसे ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा, हीट एंड एनर्जी दे रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो सोसाइटी होगा, यहाँ का जो समाज होगा, यहाँ की जो बीमारियाँ होगी, यहाँ का जो पशु होगा, यहाँ का जो भी चीज़ें होंगी वो बाकी दो क्षेत्रों से अलग होगा। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य जो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सूर्य ही सबसे ज़्यादा या सबसे आप कह सकते हैं इकलौता ये ऊर्जा प्रदान करने वाला पृथ्वी को सूर्य ही है। तो सूर्य ये बता रहा है कि सूर्य के माध्यम से इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। अब उससे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। ये याद रखेंगे आप। ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब यह है कि इस क्षेत्र के बीच में जो भी जगह पड़ेगा, जो भी देश पड़ेगा, कम से कम साल में एक बार कम से कम ऐसा जरूर होगा कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट वहां पर गिरेंगी। इसीलिए इस क्षेत्र को मैक्सिमम हीट वाला क्षेत्र बोलते हैं, सर्वाधिक उष्मा वाला क्षेत्र बोलते हैं। इसे हम या तो ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं या इसे हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर क्या है, अब जो ट्रॉपिकल जोन हम थोड़ा समझ लिए, अब हम टेम्परेट जोन को देखते हैं। ये जोनिंग कैसे हुआ है आप ये समझिए। ये क्षेत्र का वर्गीकरण, इस जोन का क्लासिफिकेशन उस बेसिस पर हुआ है कि सूर्य की किरणें कहां पर डायरेक्ट गिरती हैं, कहां पर तिरछी गिरती है, कहां पर कम पहुंचती है, कहां पर सर्वाधिक पहुंचती है। यही इस क्षेत्र को वर्गीकरण करने का आधार है। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल जोन होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, वो वैसा क्षेत्र होगा जहाँ पर सूर्य की किरणें कम से कम साल में एक बार डायरेक्ट जरूर गिरेंगे। ठीक है, वर्टिकल क्षैतिज जरूर गिरेंगे, यहाँ पर लंबवत जरूर गिरेंगे। यहाँ पर देखिए, द मिड डे सन नेवर शाइन्स, इस जोन का बात हो रहा है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes on decreasing towards the pole. मतलब यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट गिर रही हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो सूर्य की किरणें हैं वो अपना एंगल को, अपने कोण को कम करता जाएगा, और यहां पर सबसे कम
पोलर वाला जो जोन है वहां पर सूर्य की किरणें सबसे कम पहुंचेंगी, परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। आगे हम ये जानेंगे कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 6 महीना दिन 6 महीना रात, यहाँ पर 6 महीना दिन 6 महीना रात। ये हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, हिंदी में हम इसे शीतोष्ण क्षेत्र भी बोलते हैं। और आगे में देखिए हम लोग पोलर जोन को देखते हैं। यहां पर देखिए एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में पाए वाले जाने वाला क्षेत्र ये है, पोलर जोन है। और इधर में जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में पाए जाने वाला क्षेत्र जो है वो पोलर जोन है। ये देखिए, इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट रेज मच अबव द होराइजन। होराइजन हम लोग देखेंगे क्या होता है कि सबसे आपको यह समझना है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम, होराइजन से ऊपर तो कभी दिखती ही नहीं है, मतलब सूर्य की किरणें सबसे न्यूनतम पहुंचने वाला जो क्षेत्र है वो पोलर जोन है। ठीक है, देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, मतलब समझिए थोड़ा सा सूर्य की किरणें उनको मिलती है, वहां पर एनर्जी का, ऊर्जा का अभाव है, देयर इज ए डेफिसिट ऑफ एनर्जी। आप देखिए कि हीट सरप्लस जोन ये वाला है और थोड़ा सा मॉडरेटली हीटेड जोन ये वाला है, और ये जो है ये हीट डेफिसिट जोन है। ये वाला भी हीट डेफिसिट है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा हीट डेफिसिट ये वाला है। हीट सरप्लस जोन सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला है। मतलब हीट सरप्लस का मतलब ये हुआ जहां पर समझिए कि ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध है। इस एरिया को, पोलर जोन को हम लोग फ्रीजिड जोन या ठंडा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, फिर बाकी की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां पे देखिए लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप देखिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे क्या है कि देखिए कुछ क्षेत्र वैसा होगा जहां पर सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली, मतलब एकदम सीधा का सीधा गिरेगा, ठीक। अब देखिए और कुछ क्षेत्र वैसा होगा जहां पे स्लैंटिंग सनलाइट पहुंचेगा, मतलब तिरछा होकर पहुंचेगा एकदम थोड़ा सा, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि ये वाला जो क्षेत्र है, कारण क्या है। देखिए कारण क्या है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तापमान होगा। क्यों? एक तो कारण ये है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इस पर पड़ रहा है। जब डायरेक्टली पड़ेगा तो परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली ये होगा कि जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, जो सन का रेज यहां पर डायरेक्ट गिरा और यहां पर सन का रेज जो है वो तिरछा गिरा। अब देखिए ये जो डायरेक्ट सन रेज गिर रहा है, इसको कम क्षेत्र को ऊष्मा प्रदान करना है, कम क्षेत्र को हीट करना है, कम एरिया को हीट करना है। तो इसलिए क्या होगा कि जब कम एरिया को हीट करना है तो इनकी तीव्रता और इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पर देखिए कि ये क्या है, जब स्लैंटिंग सन रेज पहुंचेगा तो इसे ज्यादा एरिया को हीट करना है, और तो इस परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहां पर समझिए कि एरिया ज्यादा है, एनर्जी कम है, तो इंटेंसिटी कम होगा, तीव्रता कम होगा। इसीलिए स्लैंटिंग सन रेज से एनर्जी यहां पर कम जा रहा है, क्योंकि स्लैंटिंग है, ज्यादा एरिया को वही एनर्जी बांटना पड़ रहा है। यहां पर क्या है, वर्टिकल होने की वजह से कम एरिया में वो बट रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कुछ क्षेत्र वैसा है जहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट गिरती हैं, जहां पर सूर्य की किरणें कम से कम साल में एक बार डायरेक्ट गिरती हो, तो वो क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो है वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। अब उसके बाद क्या है कि अब जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तिरछा होता जाएगा। वो वैसा क्षेत्र होगा जहां पर सूर्य की किरणें कभी भी डायरेक्ट नहीं गिरेंगी। तो इसका मतलब ये पता चला कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो ट्रॉपिकल जोन में होगा, और उसके बाद अगर टेम्परेचर होगा तो टेम्परेट जोन में होगा, और सबसे ठंडा वाला जो क्षेत्र होगा वो फ्रीजिड जोन होगा। आगे हम और कुछ सीखेंगे, अभी हमारा लॉन्गिट्यूड बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम आपको ऐड ऑन कर दें कि लैटिट्यूड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि लैटिट्यूड से हीट का लेना देना है, और लैटिट्यूड्स को हम लोग लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो एक बात हमको ये समझ में आ गया कि ये लैटिट्यूड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अक्षांश का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पता ये चला कि अक्षांश इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर टेम्परेचर, वहाँ पे सूर्य की किरणें कैसे गिर रही होंगी और वहाँ पर टेम्परेचर का क्या स्थिति रहा होगा। और टेम्परेचर से बहुत कुछ एटमॉस्फेयर का निर्धारित होता है, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, बहुत कुछ इस टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो लैटिट्यूड्स क्या होगा, टेम्परेचर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। लैटिट्यूड जितना कम होगा, आप ये समझेंगे कि जो अक्षांश है उसका एंगल, उसका कोण जितना कम होगा, तापमान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात को आप याद रखेंगे। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि लैटिट्यूड्स का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी प्लेस का, किसी भी स्थान का लोकेशन बताने में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।